हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस क्लास में बिहार पुलिस यानी कि सब इंस्पेक्टर बिहार दरोगा जो है, साथ ही साथ बिहार सचिवालय है, इसके लिए साइंस का क्लास देखते हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, आप लोग ध्यान रखिएगा, स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य विज्ञान का यह वाला क्लास है। रसायन विज्ञान आज आप देखने वाले हो। इसके पहले जीव विज्ञान है, भौतिकी है, साथ ही साथ यह जो भी टॉपिक आप देख रहे हो सबका क्लास आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आकर आप चेक कर लीजिएगा। मास्टर वीडियो के रूप में आज का भी यह क्लास आपके बिहार सचिवालय है, बिहार दरोगा है, इनके लिए होने वाला है। ध्यान रखेंगे 25 सवाल आपके बिहार दरोगा में, 25 सवाल बिहार सचिवालय में पूछे जाएंगे। कहाँ से? विज्ञान से, सामान्य विज्ञान से। तो आपको इन टॉपिक पे पकड़ बनाना ही पड़ेगा। यही वो टॉपिक हैं जहाँ से 25 में 25 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, जैसा कि पहले भी कहा गया है, बिहार दरोगा में 100 में 100 नंबर लाना है। और जो आपका बिहार सचिवालय है 75 सवाल आपका रहेगा। जीके है, जीएस है, साथ ही करंट अफेयर्स है, सब क्लास यहाँ पर आपको मिलेगा। 100% आपको पास करने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होगा यहाँ पर आपको दिया जाएगा। रसायन विज्ञान का ज़बरदस्त वाला क्लास है। जो भी लोग नए होंगे ध्यान रखिएगा, टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको क्लास देखने को मिलेगा। सामान्य विज्ञान का स्पेशली टॉपिक है। साथ ही साथ जैसे आप यहाँ पे एक नज़र फटाफट देख लीजिए, परमाणु एवं अणु है, परमाणु के मौलिक कण है, कक्षा और उपकक्षा क्या होता है, रेडियो सक्रियता से जुड़े हुए जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर आप यहाँ पे नाभिकीय है, परमाणु रिएक्टर है, इसके बारे में देखना हो, जो भी मतलब कहिए कि जिसे आप कहते हैं ना टॉपिक वाइज देना, टॉपिक वाइज इस वाले बुक में दिया गया। लेटेस्ट बुक है आपके बिहार दरोगा बिहार सचिवालय के लिए। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा और कुछ कहना हो कमेंट करके आप बता सकते हैं। साथ ही साथ बिहार सचिवालय है, बिहार दरोगा है, इसका प्रैक्टिस सेट हर दिन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। आगे भी क्लास प्रॉपर वे में आते रहेगा। जो भी लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, आप लोग क्या करेंगे, प्लेलिस्ट आकर चेक करेंगे। और अगर आपके काम का क्लास लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। शुरुआत में ही आज कह दिया जा रहा है, क्लास पसंद आए एकदम लाइक का बटन सबसे पहले प्रेस कर ही दीजिएगा। सामान्य परिचय देखते हैं किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, यानी कि रसायन विज्ञान के बारे में कह रहे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है रसायन विज्ञान कहलाता है। और एक काम का बात है, देखिए कोशिश करिएगा क्लास को आप डाउनलोड करना हो डाउनलोड कर लीजिए, क्लास को रिपीट करके देख लीजिएगा। जो अभी आप क्लास देख रहे हो ना, यहाँ से जुड़ा हुआ जो आपका टेस्ट पेपर है वह भी आपको मिल जाएगा, तो उसे भी देखना है, वह भी आप लगा लीजिएगा। आपको पता है ना कि स्पीडी वाले बुक में लास्ट में टेस्ट पेपर दिया जाता है, वह भी आपको करवाया जाएगा, करवाया जा चुका है, समझ लीजिए। प्लेलिस्ट आकर आपको चेक करना है, या नहीं तो क्लास के लास्ट में थंबनेल शो करेगा, आप उसे भी ध्यान से देखिएगा। और आप ही के लिए कहा जा रहा है, लाइक करने के लिए बार बार नहीं कहा जा रहा है, आपके काम का बात कहा जा रहा है। अगर आपको मन हो तो वीडियो को आप क्या करिए, डाउनलोड करके रख लीजिए, क्लास को रिपीट करके देख लीजिए। एक कहावत आपने सुना होगा, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो वही बात है, बार बार इधर उधर कहीं क्लास देखेंगे साइंस का, उससे अच्छा है कि थोड़ा मेहनत करके 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके आप इसे देख लीजिए। आपने देखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? उसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि रसायन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कीमिया शब्द से रसायन शब्द की उत्पत्ति हुई है। पूछा जाता है एग्जाम में, कहाँ से? कीमिया शब्द से बताइएगा। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। कीमिया का अर्थ क्या होता है भाई? काला रंग। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? लेवोजियर को कहते हैं। अब आते हैं पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं पर। देखिए, जो भी वस्तु हो, स्थान घेरे और जिसमें कि अपना द्रव्यमान हो, वो कहलाता है पदार्थ। ठीक है, पदार्थ का 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ का चौथा अवस्था है कौन सा? प्लाज्मा। 3 अवस्था में ठोस, द्रव, गैस, और पदार्थ की चौथी जो अवस्था होती है वह होती है प्लाज्मा। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ आपसे पूछा जाता है, हीरा बताइएगा। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछा जाए, हीरा आपको बताना है। तत्व, यौगिक और मिश्रण को अब देखते हैं। पदार्थ जिसे कभी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। पदार्थ
जिसे किसी भी विधि के द्वारा, मतलब किसी भी प्रोसेस से आप ना उसे विभाजित नहीं कर पाओगे, वह तत्व कहलाता है। तत्व के उदाहरण में आपको आएगा कार्बन, सोना, हाइड्रोजन। तत्व के उदाहरण में कार्बन, सोना और हाइड्रोजन बताइएगा आता है। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या अगर पूछे तो आपको 118 बताना है। सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व होता है कार्बन। सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व होता है कार्बन। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला अगर तत्व पूछेगा प्लूटोनियम। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व पूछा जाए प्लूटोनियम आपको बताना होगा। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? यौगिक बनता है। जल उदाहरण है किसका? जल है यौगिक का उदाहरण। याद रखिएगा, जल किसका उदाहरण है? जल यौगिक का होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है मिश्रण। वायु उदाहरण है किसका? मिश्रण का। वायु किसका उदाहरण है? वायु हो जाएगा मिश्रण का उदाहरण। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जो 2 या 2 से अधिक अवयव जिसमें उपस्थित होते हैं लेकिन आप उसे अलग नहीं, मतलब अलग नहीं उसे करके आप रख सकते, देखा जा सकता है, उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं तथा उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं उसे? विषमांगी मिश्रण। अब यहाँ पर देखते हैं मिश्रणों का पृथक्करण। द्रवों के मिश्रण को अलग करना क्या कहलाता है? आसवन विधि। द्रव के मिश्रण को अलग करना क्या कहलाता है? आसवन विधि कहलाता है। समुद्री जल एवं आसूत जल को शुद्ध किया जाता है आसवन विधि के द्वारा। समुद्री जल और आसूत जल को शुद्ध कैसे करते हैं? आसवन विधि के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है, आपको बताना होगा आसवन विधि के द्वारा। अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है आसवन विधि द्वारा। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। कपूर, नैफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, ये सभी पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। कह रहा है ना, कपूर होता है, नैफ्थलीन होता है, अमोनिया क्लोराइड होता है, ये सभी पदार्थ कैसे शुद्ध किए जाते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किए जाते हैं। वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन। वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। फिटकरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया को कहते हैं स्कंदन। फिटकरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आसवन के द्वारा पृथक्करण की प्रक्रिया कहलाता है प्रभाजी आसवन। एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटक या अंश में आसवन के द्वारा पृथक्करण की प्रक्रिया को प्रभाजी आसवन कहते हैं। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेलों से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सभी जो पृथक किए जाते हैं वो ना प्रभाजी आसवन विधि से किए जाते हैं। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इन सबको पृथक किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि से। अब आ जाते हैं परमाणु और अणु पर। देखिए, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है परमाणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। डाल्टन के अनुसार, जॉन डाल्टन था ना, उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। किसके द्वारा कहा गया है? जॉन डाल्टन ने कहा था। क्या कहा था? पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कण से मिलकर बना होता है जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन ने। कब किया था? 1803 ईस्वी में। यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है अणु। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर बताइएगा। अगर परमाणु की त्रिज्या पूछेगा 10⁻⁻10 मीटर बताइएगा। परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने।
इसे देखिए, नाभिक की त्रिज्या पूछे 10⁻⁻15 मीटर, परमाणु की त्रिज्या पूछे 10⁻⁻10 मीटर बताना है। परमाणु मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। देखते हैं परमाणु के मौलिक कण को। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मौलिक कण में आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। कह रहे हैं कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। आपने देखा होगा किसी किसी सवाल में आपको प्रोटॉन दिया रहेगा, न्यूट्रॉन दिया रहेगा और बोलेगा द्रव्यमान संख्या बताइए, तो उसको कभी प्लस करके दिया रहता ऑप्शन में आपको आंसर, कभी माइनस करके दिया रहेगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग करेंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल कर आता है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या कहलाती है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है किसके? परमाणु संख्या के बराबर होती है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या के। ठीक है, प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज, ठीक है, गोल्डस्टीन ने 1886 में। दोनों सवाल 2 है, समझिए। प्रोटॉन का नामकरण, पहले आ जाइए खोज। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? यह किया था गोल्डस्टीन ने। कब? 1886 में। और प्रोटॉन का नामकरण किया था किसने? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन ने 1897 में। किसकी खोज? इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जेम्स, ये आपका जो जेम्स नहीं, जे थॉमसन इन्होंने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था 1932 में। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में। प्रोटॉन क्या होता है? यह होता है धन आवेशित कण। प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यह होता है ऋणावेशित कण। न्यूट्रॉन होता है आवेशित कण, आवेशहीन कण होता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन कण होगा। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है शून्य। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन क्या होता है भाई? तो शून्य होता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। कह रहे कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है 1840 गुना लगभग। ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन का जो भार है इलेक्ट्रॉन के भार का होता है कितना? 1840 गुना होता है लगभग में। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? 1837:1। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 1837:1। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन है एक क्या है? एक धन आवेशित कण है। पॉजिट्रॉन है एक धन आवेशित कण। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। कब? 1932 में। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने 1932 में किया था। न्यूट्रिनो क्या है? तो द्रव्यमान व आवेश रहित कण होता है। न्यूट्रॉनों की खोज, न्यूट्रिनो है, इसकी खोज पावली ने किया था 1930 में। फोटोन क्या होते हैं? ऊर्जा के बंडल होते हैं। परमाणु विद्युत होता है कैसा? उदासीन। देखिए अभी जो देखें हम लोग ना, इसे ना एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि यह ना मोस्ट वीवीआई है। जहाँ किसकी खोज किसने किया था, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो परमाणु के मौलिक कण को एक बार फिर से देख लीजिए। आशा है कि आप भी शायद सोच रहे होंगे कि एक बार फिर से देख लिया जाए। आइए, अगर मन मिल रहा है तो एक बार फिर से देखते हैं अच्छे से। परमाणु के 3 मौलिक कण में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, आप जानते हो। परमाणु के नाभिक में क्या रहता है भाई? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग कहलाता है द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कुल संख्या है वह कहलाता है द्रव्यमान संख्या। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है परमाणु संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है कितना के? तो परमाणु संख्या के। किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या के।
नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या की। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से जो देखना चाह रहे थे, जो आपको बताना चाह रहे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान से इसे देखिए, याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रोटॉन का नामकरण किया था किसने? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने 1886 में। इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन ने 1897 में। न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने कब? 1932 में। प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण। लेकिन इलेक्ट्रॉन पूछेगा क्या होता है? यह होता है ऋण आवेशित कण। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित कण होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन कण। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है कितना? 0। किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। ठीक है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है कितना? 1840 गुना लगभग में। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है लगभग में। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 1837:1। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है क्या? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन है एक धन आवेशित कण। पॉजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने 1932 में। न्यूट्रिनो क्या है? यह होता है द्रव्यमान व आवेश रहित कण। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया था न्यूट्रॉनों की? तो पाउली ने किया था। कब? 1930 में। फोटोन क्या होते हैं? ऊर्जा के बंडल होते हैं। परमाणु विद्युत क्या होता है? उदासीन होता है। आइए अब कक्षा और उपकक्षा को देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं वह कहलाता है कक्षा यानी कि सेल। कक्षा को निरूपित किया जाता है, दिखाया जाता है, शो किया जाता है कैसे? KLMNOP Q के द्वारा। ठीक है, नाभिक के समीपस्थ कक्षा कौन सा? K होता है। नाभिक के समीप में पास में होता है कक्षा K। समीपस्थ कक्षा की ऊर्जा होती है सबसे कम, यानी कि K के बारे में कह रहा है कि उसकी ऊर्जा सबसे कम हो जाएगी। उपकक्षा को कैसे दर्शाते हैं? SPDF से। उपकक्षा को दर्शाते हैं SPDF से। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है कितनी? 8। परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है कोर इलेक्ट्रॉन। परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है समस्थानिक एवं समभारिक। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार अलग अलग हो उसे कहते हैं समस्थानिक। वह तत्व जिसका कि परमाणु संख्या समान होगा, ठीक है, लेकिन जो उसका भार होगा वह अलग होगा, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समस्थानिक। वे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो क्या कहलाते हैं? समभारिक। वे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान कह रहा है कि समान होगा, ठीक है, लेकिन परमाणु क्रमांक अगर अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समभारिक कहते हैं। समस्थानिकों की खोज किया था किसने? सोडी ने। समस्थानिकों की खोज किया था किसने? सोडी ने किया था। समस्थानिक जो फास्फोरस 32 है, इसका प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया, जिसे आप चर्म रोग कहते हो, इसके उपचार में। देखिए यह याद कर लीजिएगा, जैसे आपका फास्फोरस 32 है चर्म रोग के लिए, आर्सेनिक 74 ट्यूमर की खोज के लिए, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज के लिए, यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए। मोस्ट वीवीआई है, एक सवाल यहाँ से रख लीजिए, पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में। फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकेमिया यानी कि चर्म रोग के उपचार में, आर्सेनिक जो 74 है 74 ट्यूमर खोजने के लिए, आयोडीन 131 यह हो जाता है किसके लिए? थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज के लिए,
समस्थानिक जो आपका यूरेनियम 235 है, चट्टान की आयु पता करने के लिए। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व आपसे पूछा जाता है पोलोनियम, याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व आपसे पूछे क्या बताएंगे? पोलोनियम। क्या बताएंगे? पोलोनियम। रेडियो सक्रियता देखते हैं यहाँ से। स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करने वाले तत्व को कहते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। 4 सामान्य रेडियो धर्मी तत्व होता है, यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम और थोरियम। 4 सामान्य रेडियो धर्मी तत्व पूछे, यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम और थोरियम हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं अल्फा, बीटा और गामा किरण। रेडियोधर्मी तत्व क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा और गामा किरण। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? हेनरी बैकुरल ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होगा? क्यूरी होता है। रेडियो सक्रियता की माप की जा सकती है जीएम काउंटर से। देखिए, रेडियो सक्रियता का मात्रक अगर पूछेगा तब क्यूरी, इसकी माप की जाती है जीएम काउंटर से। अल्फा, बीटा व गामा, इन सब में से विद्युत चुंबकीय तरंग होती है बस गामा किरण। बहुत बार सवाल पूछा गया है। अल्फा, बीटा, गामा में बताइएगा कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग कौन सा है, तो यहाँ पे आपको गामा किरण को टिक करना होगा। गामा किरण का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। खोजकर्ता का नाम था बैकुरल, पहले इसे याद करिए। गामा किरण के खोज करने वाले का नाम है हेनरी बैकुरल। खोज किसने किया? बैकुरल ने। किस चीज़ का? गामा किरण का। इसका नामकरण करने का श्रेय जाता है किसे? रदरफोर्ड को। ठीक है, गामा किरण का। वेदन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है गामा किरण का। वेदन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है किसका? गामा किरण का। कोबाल्ट 60 क्या है? तो कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव समस्थानिक होगा। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरण। कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरणों का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में। कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरण का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में। रेडियम की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज किए थे। रेडियम प्राप्त किया जाता है पिंच ब्लेड नामक यूरेनियम अयस्क से। रेडियम प्राप्त किया गया था कैसे? तो पिंच ब्लेड नामक यूरेनियम अयस्क से। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। जीवाश्म का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है कैसे? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टान का आयु आपने देखा था, याद रखिएगा इसे। अब देखते हैं नाभिकीय विखंडन या फिर कहिए संलयन, दोनों को देखते हैं। विखंडन, संलयन। भारी नाभिक का 2 लगभग बराबर खंडों में विभक्त मतलब अलग हो जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है। ट्रिगर क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है ट्रिगर। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है न्यूट्रॉन। और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन में। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम में प्रयोग होने वाला तत्व होता है यूरेनियम 235 एवं प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 235 एवं प्लूटोनियम 235 परमाणु बम में होने वाले तत्व होते हैं। पहला परमाणु बम बनाया गया था रॉबर्ट ओपनहोमर के द्वारा 1945 में। पहला परमाणु बम बनाया गया था रॉबर्ट ओपनहोमर के द्वारा 1945 में। 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक का आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक और अस्थायी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन क्रिया पर। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन क्रिया पर होगा। हाइड्रोजन बम को विकसित किसने किया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा 1952 में।
हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया। नाभिकीय यानी कि परमाणु रिएक्टर देखते हैं। नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर होता है आणविक भट्ठी। नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर होता है आणविक भट्ठी। पहला वाला प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है बनाया गया था एनरिको फर्मी के द्वारा 1942 में शिकागो में। पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था एनरिको फर्मी के द्वारा 1942 में। कहाँ पर? शिकागो में। पहला भारतीय नाभिकीय भट्ठी का नाम है अप्सरा। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्ठी है अप्सरा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट कहिए या भारी जल का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किसका किया जाता है? तो ग्रेफाइट या भारी जल का। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की छड़ का। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की छड़ का। रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है भारी जल यानी कि D2O या फिर कहिए कि जो द्रव सोडियम है इसका। रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग किसका होता है? भारी जल यानी कि D2O और द्रव सोडियम का। भारत के नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है यूरेनियम 238। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? थोरियम होता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन का नाम आपको बताना होगा थोरियम। न्यूक्लियर बम बनाने में उपयोग किया जाता है किसका? यूरेनियम का किया जाता है। और भारत का पहला परमाणु संयंत्र का नाम तारापुर। भारत का पहला परमाणु जो संयंत्र है तारापुर। ठीक है, चलिए अगर अभी तो सवाल शायद नहीं आएगा, बताइए तारापुर कहाँ पर स्थित है? तारापुर भारत के किस राज्य में है? बिना ऑप्शन का अगर जवाब पता हो तो कमेंट करके ज़रा सा बताइए। भारत का पहला जो परमाणु संयंत्र है तारापुर में बना था, कब बना था, कहाँ बना था? अगर आप बता सकते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अब देखते हैं मूल संकल्पना को। सवाल सामने है, सवाल सामने रहने दिया जा रहा है, जवाब आप बताइए। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है कहलाता है। क्या कहलाता है? सवाल कह रहा है किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, क्या कहलाता है? आपको बताना होगा एक मोल कहलाता है। एक मोल बराबर होता है कितना के? 6.022 इंटू 10⁻23 का। एक मोल बराबर 6.022 गुने 10⁻23। एक मोल बराबर 6.022 गुने 10⁻23 याद रखिएगा। दूसरा सवाल बनता है जो मोस्ट वीवीआई है, यह सवाल आपने बहुत बार प्रैक्टिस सेट वगैरह में देख लिया होगा। एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो आपको बताना होगा 6.00 इंटू 10⁻23। एवोगाद्रो संख्या का मान 6.00 इंटू 10⁻23 सही जवाब हो जाएगा। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। ठीक है, 1 ग्राम मोल पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या कहलाती है एवोगाद्रो संख्या। 1 ग्राम मोल पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? एवोगाद्रो संख्या कहलाती है। ठीक है, कार्बन के 6.022 गुने 10⁻23 परमाणुओं का भार होता है 12 ग्राम। ठीक है, अगर पूछेगा कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार होता है तो आपको बताना होगा 12 ग्राम। ठीक है, बॉयल एवं चार्ल्स के नियम को देखते हैं। बॉयल के नियम के अनुसार, ठीक है, बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से देख लीजिए, बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती बताएंगे। बॉयल का नियम आपने देखा। अब यहाँ पर देखिए चार्ल्स का नियम। स्थिर दाब पर
किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप समानुपाती होता है। यही सवाल दोनों है जो कंफ्यूज करने वाला हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेना हो लेके रख लीजिए। चार्ल्स का नियम अगर पूछे तो स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप समानुपाती होता है। यहाँ पर दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल नियम लागू होता है कहाँ? यह होता है नियत तापमान पर। बॉयल नियम नियत तापमान पर लागू होता है। चार्ल्स नियम कहाँ पर? नियत दाब पर होता है। चार्ल्स नियम जो है नियत दाब पर होगा। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है कहाँ? -273.15 डिग्री टेम्परेचर पर ध्यान रखिएगा। सभी गैस शून्य आयतन घेरती है -273.15 डिग्री टेम्परेचर यानी कि ताप पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15। ठीक है, परम शून्य ताप का मान पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। -273 आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सामान्य ताप एवं दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। ठीक है, सामान्य ताप व दाब पर गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 आपको बताना होगा। एक गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा एवोगाद्रो के नियम का पूर्णतः पालन करती है, क्या कहलाती है? उसे कहते हैं आदर्श गैस। एक गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा एवोगाद्रो के नियम का पूर्णतः पालन करती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे कहते हैं आदर्श गैस। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस के मोलों की संख्या पर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है कहाँ? गैस की मोलों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है। इसे भी जरूर याद रखेंगे। आदर्श गैस समीकरण है, याद कर लीजिए इसे। आदर्श गैस समीकरण है, ठीक है, इसे आपको याद कर लेना है। गैसीय समीकरण जो आपने देखा अभी PV = nRT है ना, इसमें R क्या प्रदर्शित करता है? R एक मोल गैस को प्रदर्शित करती है, याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बार बार आपने पढ़ा भी है, टेस्ट में लगाया भी है, अब इसे अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर आप भौतिक परिवर्तन में जानते हो पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुण एवं अवस्था में नहीं। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक एवं भौतिक गुणों में पूर्णतः अलग होता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखिएगा। जो भी लोग पहले से पढ़े हैं तो उनको सब समझ में आ रहा होगा। जो एग्जाम्पल देखेंगे नए लोग समझ जाएंगे। दूध से दही जमना, लोहे पर जंग लग जाना, मोमबत्ती का जल जाना, ये थोड़ा सा अपवाद में भी कहा जाता है। उसके बाद जल का अपघटन, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये वापस अपने पहले वाले स्थिति में किसी भी हाल में नहीं आ पाएंगे। जो पहले वाले स्थिति में नहीं आ पाते हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हीं को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए, शक्कर का पानी में घुलना, जल का वाष्प में परिवर्तन, पानी का जमकर बर्फ का बन जाना, दूध से क्रीम अलग करना, दही से मक्खन निकालना, ऊर्ध्वपातन तथा मोम का गलना किसका उदाहरण है? यह आप भौतिक परिवर्तन का बताएंगे। ठीक है, जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होता है ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होता है ऊष्मा के रूप में। ऑक्सीकरण एवं अवकरण को देखिए, समझिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्वों से सहयोग करता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करता है क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। लोहे पर जंग लग जाना, चांदी पर काली परत या तांबे पर हरी परत चढ़ जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। तत्व या यौगिक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। तत्व या यौगिक के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। तत्व या यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में
इलेक्ट्रॉन ग्रहण यानी कि प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है अवकरण या अपचयन। ठीक है, कैरेक्ट तत्व या यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण यानी कि प्राप्त करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण या अपचयन कहलाती है। पुरानी किताबों का कागज भूरा हो जाता है सेल्यूलोज के अवकरण के कारण। पुरानी किताबों का जो कागज है ना वो कैसा कलर हो जाता है? भूरा। अगर आपने देखा हो तो वो ना सेल्यूलोज के अवकरण की वजह से होता है। ठीक है, जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तभी उसे दूसरा ग्रहण करता है। यह अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और दूसरा ग्रहण करे कहलाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। जंग लगना उदाहरण है रेडॉक्स अभिक्रिया का। जंग लगना किसका उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका? ऊर्जा का। श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। अब देखते हैं धातु एवं उसके गुण। धातुएं होती हैं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक, आप बताएंगे। ठीक है, धातुओं का घनत्व एवं गलनांक होता है उच्च। धातुएं होती है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक। धातुओं के घनत्व एवं गलनांक होते हैं कैसा? उच्च होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु को आप बताएंगे पारा, जिसे Hg से आप दिखाते हो। क्विक सिल्वर कहलाता है पारा। क्विक सिल्वर क्या हो जाएगा? पारा बताइएगा। पारा का निष्कर्षण किया जाता है सिनेबार से। पारा का निष्कर्षण सिनेबार से किया जाता है। सबसे हल्की धातु है कौन सी? लिथियम। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे कठोर पूछेगा प्लेटिनम। सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। वे सबसे विषैली धातु है प्लूटोनियम। धातुओं का निष्कर्षण होता है अयस्क से। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। सबसे हल्की धातु पूछे लिथियम, सबसे भारी ऑस्मियम, सबसे कठोर में प्लेटिनम, सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को ही। सबसे विषैली अगर पूछेगा तब आप प्लूटोनियम बताओगे। धातुओं का निष्कर्षण होता है कहाँ? अयस्क से। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। भूपर्पटी पृथ्वी की भूपटल पर कह रहा है कि प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु कहलाता है एल्युमिनियम कहलाता है। ठीक है, जिसे आप दूसरा लोहा भी कहते हो। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु है एस्टेटीन। पृथ्वी पर सबसे कम पाए जाने वाली धातु बोलते हैं किसे? एस्टेटीन को। भूप्रपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व बताइएगा ऑक्सीजन। दूसरा पूछेगा सिलिकॉन। भूप्रपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व का नाम है ऑक्सीजन। दूसरा हो जाएगा सिलिकॉन। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है तन्यता। क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। धातु का वह गुण जिससे पीटकर चादर यानी कि शीट में परिवर्तित किया जाता है वह कहलाता है आघात वर्धिता। ठीक है, धातुओं का वह गुण जिससे पीटकर चादर में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है आघात वर्धिता कहलाता है। सबसे आघात वर्ध धातु होता है कौन सा? सोना बताइएगा। सबसे आघातवर्ध धातु होता है सोना। आशा की धातु कहलाता है यूरेनियम। भय का धातु पूछेगा प्लूटोनियम। भविष्य का धातु पूछेगा टाइटेनियम। क्या कह रहा है? सबसे आघातवर्ध धातु सोना, आशा की धातु यूरेनियम, भय का धातु प्लूटोनियम, भविष्य का धातु टाइटेनियम। चाकू से काटी जा सकने वाली प्रमुख धातु में सोडियम, लिथियम तथा पोटेशियम आता है। चाकू से काटी जा सकने वाली सबसे प्रमुख धातु में सोडियम, लिथियम और पोटेशियम आता है। ठीक है, सोडियम की अधिकता से रक्तचाप बढ़ता है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वह होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है क्या? 11 होता है। सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने 1807 में किया। सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने 1807 में किया था। सोडियम का संग्रहण किया जाता है मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में। सोडियम का संग्रहण कहाँ पे? संग्रहण तो बहुत बार यह सवाल पूछा गया है एग्जाम में। मिट्टी के तेल जिसे केरोसिन तेल कहते हैं उसमें।
सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? नाम है हाइड्रोजन। पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में उपयोग किया जाता है सोडियम परऑक्साइड का। पनडुब्बी जहाज तथा अस्पताल वगैरह की बंद हवा को शुद्ध करने में उपयोग होता है किसका? सोडियम परऑक्साइड का होता है। सोना एवं चांदी धातुओं का राजा कहलाता है सोना। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। आभूषण बनाया जाता है 22 कैरेट का। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना हो जाएगा 75%। कृत्रिम सोना कहलाता है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु होता है किसका? तांबा और एल्युमिनियम का। रोल्ड गोल्ड होता है मिश्र धातु किसका? तांबा और एल्युमिनियम का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है तांबा। सोना का आभूषण बनाते समय उसमें कठोर उसे बनाने के लिए ना तांबा का मिश्रण किया जाता है उसमें। सोना का लैटिन नाम होता है ऑरम। ए और यू से इसे आप दिखाते हो। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है आयरन सल्फाइड एवं आयरन पैराइट्स कहलाता है। ठीक है, झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है आयरन सल्फाइड और आयरन पैराइट्स को। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। सोने को सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। चांदी का लैटिन नाम होता है अर्जेंटम। ए जी से दिखाते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तक चालक हो जाएगा चांदी। विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तक चालक होता है चांदी। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है शीशा। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक क्या होता है भाई? शीशा होता है। हॉर्न सिल्वर कहलाता है, यह हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। हॉर्न सिल्वर कहलाता है सिल्वर क्लोराइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसका? तो सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से, याद रखिएगा। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का, जिसे आप HNO3 कहते हो। सोना और चांदी का शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का। चांदी की सतह को काला कर देता है ओजोन गैस। चांदी की सतह को काला कौन कर देता है? कर देता है ओजोन गैस। अधातुएं और उसके गुण को आप समझते हैं। अधातुएं होती है विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक, यानी कि अपवाद में आपको ग्रेफाइट याद रख लेना है। ठीक, अधातुएं होती है विद्युत और ऊष्मा का कुचालक। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु का नाम है ब्रोमीन। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु क्या है भाई? तो ब्रोमीन है। पीड़ानाशक के रूप में उपयोग होता है ब्रोमीन का। ठोस वाष्पशील अधातु है आयोडीन। किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? आयोडीन में। किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? आयोडीन में। सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व है रेडॉन। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि के द्वारा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है राइजोबियम। राइजोबियम पाया जाता है कहाँ? दलहनी पौधे की जड़ों में। राइजोबियम पाया जाता है दलहनी पौधे की जड़ों में। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल या सांड के वीर्य को रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल या सांड के वीर्य को रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। अमोनिया, जिसे आप NH3 कहते हो, नाइट्रोजन का यौगिक है। अमोनिया का निर्माण होता है हैबर विधि के द्वारा। अमोनिया का निर्माण कैसे होता है? हैबर विधि के द्वारा। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। श्वेत या पीला फास्फोरस को स्वतः जलने से बचाने के लिए इसे कहाँ रखा जाता है? जल में डुबोकर। श्वेत कहिए या फिर पीला जो फास्फोरस होता है, इसको खुद से या ना जल जाए इसके लिए इसको डुबा कर रखना होता है जल में। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं।
युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फॉस्फीन का। युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए फॉस्फीन का यूज करते हैं। चूहे के विष में उपयोग होता है, चूहे के विष के रूप में उपयोग होता है किसका? जिंक फॉस्फाइड का। चूहा के विष के रूप में उपयोग होता है जिंक फॉस्फाइड का, ध्यान रखेंगे। अंडे के समान गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड से। अंडे के समान गंध कहाँ से आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड से। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। कृत्रिम सुगंधित जो पदार्थ है उसको बनाने के लिए ना किसका प्रयोग करते हैं? तो एथिल एसीटेट का। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है यीस्ट का। डबल रोटी में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, ध्यान रखेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहलाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या कहलाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताएंगे। पेट की अम्लता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। पेट की अम्लता को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताएंगे सही जवाब। कार्बन और उनके यौगिक को समझते हैं। देखिए, कार्बन होता है, कार्बन एक अधातु होता है। कार्बन का परमाणु संख्या पूछेगा 6 बताएंगे। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। कार्बन का परमाणु भार होता है, पूछे कितना, आपको बताना होगा 12 सही जवाब है। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो उसे आप अपरूप कहते हो। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण अलग हो उसे क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा का अपेक्षित घनत्व आपसे पूछा जाता है 3.52 बताइएगा। अपवर्तनांक पूछेगा हीरे का 2.417 बताइएगा। हीरे का आकार होता है चतुष्कोणीय। हीरे का आकार कैसा होता है? चतुष्कोणीय, आपको बताना है। 1 कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। हीरा का उपयोग होता है कांच को काटने में। ग्रेफाइट होती है विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट क्या होती है? विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट की रचना होती है कैसी? तो षटफलकीय बताइएगा ग्रेफाइट की रचना होती है। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में। ग्रेफाइट का उपयोग कैसे करते हैं? तो स्नेहक के रूप में करते हैं। काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को। काला शीशा याद रखिएगा ग्रेफाइट। पेंसिल का जो लेड होता है वह बना होता है किसका? ग्रेफाइट का बना होता है। संसार के सभी जैव पदार्थ बने होते हैं कार्बनिक यौगिक के। संसार के सभी जैव पदार्थ पूछेगा कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। सभी कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव क्या होता है? कार्बन बताएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं खनिज और अयस्क को। देखिए, पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ, तत्व या फिर यौगिक हो उसे आप खनिज कहते हो। समझ गए खनिज किसे कहते हैं? वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं अयस्क। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाता है? उसे कहते हैं गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है धातु कर्म। क्या कहलाता है? धातु कर्म। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से होता है। तांबा का निष्कर्षण कॉपर पायराइट से होता है। लोहे का जो अयस्क है वह है हेमेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट और सिडेराइट। लोहे के अयस्क अगर पूछे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट आपको बताना होगा। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। लोहे का निष्कर्षण पूछेगा कैसे होता है, क्या बताएंगे? हेमेटाइट से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जस्ता, जिसे आप जिंक भी कहते हो, यह प्राप्त होता है कहाँ से? कैलामाइन से। सिनेबार अयस्क है किसका? पारा का। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम इसका अयस्क होता है। तो देखिए, कैल्शियम का होता है डोलोमाइट, पोटेशियम का होता है नाइटर, कैडमियम का होता है ग्रेनोकाइट। फिर से देखिए, कैल्शियम का बताएंगे डोलोमाइट, पोटेशियम का बताएंगे नाइटर और कैडमियम का बताएंगे ग्रेनोकाइट। मोनाजाइट अयस्क है, थोरियम का अयस्क होता है। हॉर्न सिल्वर अयस्क है,
चांदी का। हॉर्न सिल्वर कहलाता है सिल्वर क्लोराइड। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट से बताइएगा। यूरेनियम का निष्कर्षण होता है कैसे, तो पिच ब्लेड से होता है यूरेनियम का निष्कर्षण। यूरेनियम के जो खोज हैं ये कलापरोथ ने किया था 1789 में। यूरेनियम का खोज कलापरोथ ने 1789 में किया था, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम है U-38। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम U-38 बताएंगे। यूरेनियम का उपयोग होता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। क्वार्ट्ज एक रूप है किसका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। क्वार्ट्ज किसका है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का है। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब देखते हैं उपधातु और मिश्र धातु को। वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे उपधातु कहते हैं, ध्यान रखेंगे। उपधातु के उदाहरण में आपको आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और सिलिकॉन बताना है कि ये सभी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पीतल मिश्र धातु है किसका। पीतल ना तांबा और जस्ते का होता है मिश्र धातु। ध्यान रखिएगा, पीतल आपसे पूछा जाता है किसका होता है, तो तांबा एवं जस्ते का आपको बताना होगा। शोल्डर जिसे आप टांका कहते हो, यह मिश्रण है किसका, सीसा और टीन का बताइएगा। किसका है, शीशे और टीन का आपको बताना है। कांसा मिश्र धातु आपको बताना है तांबा टीन, याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु होता है तांबा, निकेल और टीन का। जर्मन सिल्वर जो है तांबा, निकेल और टीन का मिश्र धातु होता है, ध्यान रखेंगे। गन मेटल किसका मिश्र धातु है बताइए। गन मेटल आपको बताना होगा तांबा, जस्ता और टीन का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, चाहे तो क्लास को पीछे करके देख लीजिएगा, और जिनको भी पकड़ नहीं बन रहा हो आप रिपीट करके क्लास को देखिएगा। बेल मेटल मिश्र धातु होता है किसका, तांबा और टीन का होता है बेल मेटल। डच मेटल मिश्र धातु है किसका, तांबा और जस्ते का है डच मेटल, ठीक है। गन पाउडर या बारूद जो है मिश्रण होता है किसका, सल्फर, चारकोल और सोरे का होता है। गन पाउडर या जिसे आप बारूद कहते हो यह मिश्रण होता है किसका, सल्फर, चारकोल और सोरे का होता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकेल का। स्टेनलेस स्टील जो है ना किसका मिश्र धातु है, यह होता है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकेल का। अमलगम होता है पारा और अन्य धातुओं का मिश्र धातु, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है, आयरन यानी कि लोहा के साथ। पारा पूछा जाता है किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है, आयरन यानी कि लोहा के साथ आपको बताना है। पारा को रखा जाता है कहाँ, लोहे के पात्र में। पारा को लोहे के पात्र में रखा जाता है। स्टील एवं लोहा, तो यहाँ पे देखिए स्टील एवं लोहा के बारे में मतलब इसके बारे में अब दिया गया है, समझते हैं। स्टील मिश्र धातु होता है लोहा और कार्बन का। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। स्टील यानी कि इस्पात में कह रहा है कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5% तक, मतलब 0.1 से 1.5% तक स्टील में कार्बन का परसेंटेज रहता है। स्टील का निर्माण होता है, आपको बताना होगा बेशेमर विधि, सीमेंस विधि और विद्युत विधि के द्वारा स्टील का निर्माण किया जाता है। जंग रहित लोहा या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सा है, क्रोमियम है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन एवं नमी की। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक होता है ऑक्सीजन और नमी की। लोहे को अब जंग से अगर बचाना है तो क्या चढ़ाइएगा, जिंक की परत, जिसे आप गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहते हो, ठीक है। लोहे की जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगने से कौन सा पदार्थ बनता है, फेरिक और फेरस ऑक्साइड। लोहे पर जंग लगने से कौन सा पदार्थ, फेरिक और फेरस ऑक्साइड बन जाता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है,
पिटवा लोहा है। कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है कहाँ? पिटवा लोहा में। सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है ढलवा लोहा। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है कहाँ पर? ढलवा लोहा में। कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है ढलवा लोहा में। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें मिलाया जाता है निकेल धातु। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? आपको निकेल बताना होगा। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकेल का किया जाता है। अब देखते हैं विलयन और विलेयता। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ठीक है, विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है वह कहलाता है विलायक। ठोस में ठोस का विलयन, मिश्र धातु मिट्टी आपको बताना होगा होता है। गैस में गैस का विलयन वायु बताइएगा। द्रव में ठोस का विलयन होगा समुद्री जल। द्रव में द्रव का विलयन होता है जल में अल्कोहल। गैस में द्रव का विलयन होता है कोहरा बादल। गैस में ठोस का पूछा जाए धुआं और वायु बताइएगा। द्रव में गैस का पूछेगा तब आपको सोडा वाटर बताना है। मोस्ट वीवीआई यहाँ से ये पॉइंट है, कन्फ्यूजन वाला भी है, ध्यान से आप लोग इसे देख लीजिएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, पेज नंबर कितना पे हम लोग हैं अभी? 27 पे है। 1 से लेकर के 26 तक हम लोगों ने देखा। अब देखने वाले हैं पेज नंबर 27 को। अगर सीरियल वाइज बात किया जाए तो यह क्लास नंबर 3 है। फिजिक्स पहले था बायोलॉजी, फिर था फिजिक्स, और यह वाला क्लास है केमिस्ट्री का। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता पूछा जाता है, आपको बताना होगा बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं निलंबन और कोलाइड पर। जब मिश्रित किए गए पदार्थों के कणों का आकार आंखों से दिखाई दे तो वह क्या कहलाता है? उसे आप निलंबन कण कहते हो। समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला मिश्रण के विलयन जिसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है वह कहलाता है कोलाइडी विलयन। ठीक है, कोलाइडी विलयन कहते हैं। देखना है फिर से इसे देखिए। मटमैला जल, गोंद, सिहाई, दूध, रक्त, ये सभी उदाहरण है किसका? ये सभी कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। मटमैला जल, गोंद, सिहाई, दूध, रक्त, कोलाइडी विलयन का ये सब उदाहरण है। निलंबन कणों का आकार होता है 10⁻² से 10⁻⁴ सेंटीमीटर का। निलंबन कणों का आकार 10⁻² से 10⁻⁴ का होता है। कोलाइडी कणों का आकार पूछे 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर आपको बताना होगा। पायस कोलाइड है, द्रव में द्रव का। पायस जो है कोलाइड है किसका? द्रव में आपको द्रव का बताना होगा। दूध कोल्ड ड्रिंक होता है, क्या होता है? पायस, यानी कि इमल्सन होता है दूध कोल्ड ड्रिंक। तत्वों का वर्गीकरण को देखते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोब्रेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक जो नियम है यह किसने दिया, किसने प्रतिपादित किया? तो इन्होंने ही डोब्रेनेयर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम को प्रतिपादित किया था न्यूलैंड्स ने। अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया। आवर्त सारणी के रूप में सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? सबसे पहले पूछेगा मेंडलीफ बताएंगे। सबसे पहले आवर्त सारणी का खोज किसने किया? मेंडलीफ ने किया था 1869 में। किसने किया था? मेंडलीफ ने। अब आते हैं आवर्त सारणी पर। आवर्त नियम दिया था किसने? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, ध्यान रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया था किसने? मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी को। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्व का जो वर्गीकरण है परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के
वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के तहत किया गया है। आवर्त सारणी के उदग्र एवं क्षैतिज स्तंभों को क्रमशः वर्ग और आवर्त कहा जाता है। ठीक है। मेंडलीफ आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या, यहाँ पे वर्ग देखिए, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्ग का संख्या पूछेगा 9, आवर्त का संख्या पूछेगा आपको 7 बताना होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? वर्ग है 18, आवर्त है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या के रूप में। आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या है 118। आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या है 91। आवर्त सारणी में अधातु की संख्या है 27। आवर्त सारणी में गैसों की संख्या है 11। इनको आप अभी के अभी याद कर लीजिए। आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैस वाला वर्ग है शून्य वर्ग, या फिर इसे आप 18वां वर्ग के भी नाम से जानते हो। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? 18वें वर्ग में। आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? अधातु दाहिने ओर है। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4, S, P, D और F में बांटा गया है। अक्रिय गैस है हीलियम, आप जानते हो। कह रहे कि यह किस ब्लॉक का सदस्य है? हीलियम हो जाएगा S ब्लॉक का। हीलियम को छोड़कर और सभी अक्रिय गैस P ब्लॉक के तहत रहते हैं। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? तो वर्ग B को मुद्रा धातु कहा जाता है। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो वर्ग 7 की आपको बताना होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है किसकी? क्लोरीन की होती है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। हर आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? क्षार धातु होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस। आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? क्षारीय और अम्लीय बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग कहिए या फिर समूह कहिए, इसको क्या कहा जाता है? 17वें को हेलोजन्स कहा जाता है। 17वें को क्या कहा जाता है? हेलोजन्स। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हेलोजन्स में क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन आते हैं। गैस वाले अवस्था में पाए जाने वाले हेलोजन्स को आप बताइएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हेलोजन कौन सा है? आयोडीन। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हेलोजन का नाम बताएंगे आयोडीन। सबसे हल्का हेलोजन तत्व का नाम पूछे, बताइएगा फ्लोरीन। हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है किसका? फ्लोरीन का ही। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है किसका? फ्लोरीन का ही होता है। ठीक है, यह तीनों पॉइंट याद रखेंगे। अब आते हैं अक्रिय यानी कि नोबल गैस को देखते हैं। आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का अन्य नाम क्या है? उत्कृष्ट कहिए या फिर नोबेल कहिए गैस होता है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है सबसे कम। अक्रिय गैस की खोज रैले और रैमजे ने किया था। अक्रिय गैस का खोज किसने किया? रैले और रैमजे ने। अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है? 6 होती है। 6 अक्रिय गैस कौन कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन आपको याद रखना होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हीलियम की खोज फ्रैंकलैंड व लोकेयर ने किया था। हीलियम का खोज किसने किया? तो फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने किया था। सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व कौन सा है? हीलियम है सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 2। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 सही जवाब होगा। सबसे हल्की अक्रिय गैस आपसे पूछा जाए,
हीलियम बता देंगे। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है शून्य होती है। अक्रिय गैस की संयोजकता कैसी होती है? शून्य। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस का नाम है आर्गन। कहाँ पर? वायुमंडल में। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो वह है रेडॉन। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडियोधर्मी अक्रिय गैस होता है रेडॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस का नाम पूछेगा, जिनॉन बताएंगे। जिनॉन सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आपको यहाँ पर जिनॉन बताना है। हाइड्रोजन एवं भारी जल को देखते हैं। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। हाइड्रोजन की खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। दूसरा है हीलियम। सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, पुराने तैल चित्रों को के रंगों को फिर से उभारने के काम में हाइड्रोजन आपको परऑक्साइड बताना होगा। कह रहे हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3 होती है, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कह रहे कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या बताइए। 2 आपको बताना होगा ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो D2O है कहलाता है, क्या कहलाता है? इसे आप कहते हो भारी जल। क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारी जल की खोज किसने किया था? H.C. यूरे और वाशबर्न ने 1932 में इन्होंने ही किया था। ठीक है, किसकी खोज? भारी जल की खोज किसने? H.C. यूरे और वाशबर्न ने किया था। कब किया था? 1932 में बता दीजिएगा। ठीक है, भारी जल यानी कि D2O जमता है 3.8 डिग्री पर जमता है भारी जल। भारी जल प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन के मंदक ट्रेसर के रूप में। भारी जल प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन के मंदक ट्रेसर के रूप में। भारी जल जिसे आप D2O कहते हो, इसका अनुभार होता है कितना? 20। आपको याद रखना है। जल एवं उसके प्रकार को देखते हैं। जल जो आप H2O के नाम से जानते हो, यह क्या है? एक यौगिक होता है। जल बना है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से। ठीक है, क्या बना है? जल आपको बताना होगा। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार अनुपात होता है 1:8 का। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन अनुपात होता है 2:1 का। सार्वत्रिक विलायक कहलाता है जल। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री। शुद्ध जल का द्रव्यनांक पूछा जाता है, बताइएगा 0। क्वथनांक 100, द्रव्यनांक 0। जल का शुद्ध रूप है, वर्षा का जल शुद्ध रूप होता है। शुद्ध जल का pH मान होता है 7.0। शुद्ध जल का pH मान 7.0 बताइएगा। जल 2 प्रकार का होता है, कठोर और मृदु। साबुन के साथ झाग जो उत्पन्न नहीं करता है वह होता है कठोर जल, और जो झाग उत्पन्न करता है वह होता है मृदु जल। जल की अस्थायी कठोरता का कारण उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहने की वजह से जल में अस्थायी कठोरता आ जाती है। उसमें ना कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो बाइकार्बोनेट है यह घुला रहता है। जल में अस्थायी कठोरता, ध्यान रखिएगा, अब अस्थायी कहा है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के घुले रहने की वजह से हो जाता है। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से जल में अगर अस्थायी या फिर अस्थायी कठोरता आ जाता है और आप उसे दूर करना चाहते हैं तो क्या करिएगा? तो उस जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उसको उबालेंगे। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है पोटेशियम क्लोराइड। प्रमुख गैस और उनकी प्रकृति को आप देखते हैं। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था, और उसका फॉर्मूला यहाँ पे CH3NCO जिसका जो है रासायनिक सूत्र ये दिया हुआ है।
भोपाल गैस त्रासदी हुई कब थी? 3 दिसंबर 1984 की रात को। कंपनी था यूनियन कार्बाइड कंपनी। भोपाल गैस त्रासदी का जिम्मेदार किसे माना जाता है? तो वारेन एंडरसन को माना जाता है। ठीक है। अश्रु गैस कहलाता है क्लोरोएसिटोफिनॉन। अश्रु गैस में प्रयोग किया जाता है किसका? अमोनिया का। अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए। हंसाने वाली गैस कहलाता है नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस हो जाएगा। हास्य यानी कि लाफिंग गैस की खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। गुब्बारों में भरी जाती है हीलियम गैस। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली गैस का नाम है एसिटिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन या फिर कहिए एसिटिलीन गैस का। बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस होता है एसिटिलीन और ऑक्सीजन। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 गैस का प्रकृति कैसा होता है? अम्लीय बताइएगा। सोडा वाटर के बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायुयान के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन या हीलियम का कहिए। कृत्रिम सांस के लिए किन गैसों का मिश्रण दिया जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करता है ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण का प्रयोग करता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम है हाइड्रोजन। फूलों का रंग उड़ा देती है क्लोरीन गैस। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO गैस की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन बताइएगा। अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस का नाम पूछिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बताएंगे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? शुष्क बर्फ कहलाता है। गर्म करने पर सीधे गैस में ही परिवर्तित हो जाती है शुष्क बर्फ। ठीक है। सोडा वाटर बनाने में प्रयुक्त होता है CO2 गैस का। अम्ल, भस्म एवं लवण को देखते हैं। अम्ल का स्वाद होता है कैसा? खट्टा। क्षार यानी कि भस्म का स्वाद होता है कैसा? कड़वा बताइएगा। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के स्वरूप बनने वाला पदार्थ कहलाता है लवण। अम्ल का pH 7 से कम, क्षार का 7 से अधिक होता है। नीला लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीला को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन? क्षार। लिटमस पत्र प्राप्त होता है लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस पत्र। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। चींटी या फिर जो बिच्छू होता है इसके डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। नींबू और संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। फिटकरी व सोडा में होता है नाइट्रिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल। सेब में मैलिक याद रखिएगा। मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल रहता है। मक्खन में ब्यूटारिक। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। खट्टे फलों में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। आंवला मुख्य स्रोत है एस्कॉर्बिक अम्ल का। रसायन उद्योग में तेजाब के रूप में जाना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को जानते हैं। अम्लों का राजा कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। फोटोग्राफी कपड़े पर जंग के दाग तथा स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो टार्टरिक अम्ल का प्रयोग होता है बेकिंग पाउडर के निर्माण में। अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन हो जाएगा सही जवाब। अम्लराज जिसे आप एक्वा रेजिया कहते हो, यह मिश्रण है किसका? हाइड्रोक्लोरिक
तथा नाइट्रिक अम्ल का यह क्या होता है, मिश्रण होता है। अम्लराज का सूत्र होता है HNO3 + HCl। किसका, अम्लराज का। फलों को संरक्षित करने तथा रबर के स्कंदन में प्रयुक्त होता है क्या, फॉर्मिक अम्ल। खाद्य पदार्थों के संरक्षण तथा तंबाकू शोधन में प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। बताइएगा। जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्ल वर्षा मिश्रण होता है किसका, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का मिश्रण होता है अम्ल वर्षा। ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का मिश्रण। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड बताएंगे। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। अग्निशामक यानी कि अग्निशामक के रूप में उपयोग में लाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। विलयन का pH मान देखिए, किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को व्यक्त करता है pH मान। pH मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। ठीक है, मतलब इन्हीं के द्वारा दिया गया था। अगर उदासीन विलयन का pH मान हो 7, अम्लीय का पूछेगा 7 से कम, क्षारीय का पूछेगा 7 से अधिक आपको बताना है। ठीक है। रक्त का pH पूछा जाता है 7.4। याद कर लीजिए जरा सा, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिए। रक्त का पूछे 7.4, समुद्री जल का 8.4, आसूत जल जिसे शुद्ध जल कहते हो 7, दूध का pH मान 6.4, मूत्र का पूछेगा 6, नींबू का पूछेगा 2.2, कॉफ़ी का पूछे 5.5, अंडे का पूछा जा सकता है 7.7 बताइएगा। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, लिख कर रख लीजिए आप। सिरका का 2.4 और शराब का बताइएगा 2.8। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन को। कार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है क्या, एल्कीन कहलाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। याद रखिएगा। एक या त्रिआबंध वाले और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है, एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। किसका, एल्काइन का। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत होता है क्या, पेट्रोलियम यानी कि कच्चा तेल। कच्चा पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है प्रभाजी आसवन के द्वारा। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि के द्वारा। पेट्रोलियम के अलग अलग अवयव जो होते हैं उसको अलग किया जाता है भंजक आसवन विधि के द्वारा। वैसलीन निकाला जाता है कहाँ से, पेट्रोलियम से। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है कैसे, ऑक्टेन संख्या से। नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोल मिश्रण है, किसका है बताइए पेट्रोल मिश्रण, तो आपको बताना होगा हाइड्रोकार्बन का होता है। गैसोलीन या पेट्रोल प्राप्त किया जाता है कच्चा पेट्रोलियम से प्रभाजी आसवन के द्वारा। ठीक है, गैसोलीन कहिए या फिर गैसोलीन कहिए या फिर पेट्रोल जो प्राप्त होता है यह है। नेक्स्ट है कि डीजल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो यहाँ पे बताइएगा डीजल की गुणवत्ता C10 संख्या से सबसे अच्छा अब स्फोटरोधी यौगिक कौन सा है, टेट्राएथिल लेड है। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें मिलाया जाता है टेट्राएथिल लेड। गैसोहोल किसका मिश्रण है, शीशा रहित पेट्रोल तथा अल्कोहल का होता है गैसोहोल। जब एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अनुभार वाला बड़ा अणु बनाता है क्या कहलाता है, वह कहलाता है बहुलीकरण। क्या कहलाता है, बहुलीकरण। प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। प्लास्टिक से उत्पन्न गैस है कौन सा,
आपको बताना होगा पॉलीएथिलीन, प्लास्टिक से उत्पन्न गैस होता है पॉलीएथिलीन। बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है पॉलीएमाइड से। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। पॉलीथीन बनता है कैसे? एथिलीन से। पॉलीथीन कैसे बनता है? एथिलीन से। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथाइल एसीटेट का। जो भी लोग अभी क्लास को आप देख रहे हैं, अगर आप बिहार दरोगा के लिए देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। क्लास अगर आप सही से देखेंगे तो यकीन मानिए आपका जो पढ़ाई का जो एक होता है ना, ललक कहते हैं, वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी कम सीट है, 1250 के आसपास सीट है। हर बार 2200-2400 सीट आता था, अभी मात्र 1200 है। उसमें लड़कों के लिए है अलग, लड़कियों के लिए है 50%। यह आपको पता होगा आरक्षण के तहत लड़कों के लिए कितना हो जाता है, लड़कियों का कितना हो जाता है। कंपटीशन कैसा होने वाला है खुद में आप जज कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान से क्लास को देखिए। जो लोग सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि 25 सवाल आपका भी साइंस से रहने वाला और यहीं से सवाल आता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक होता है मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक होती है मीथेन। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। कोयले की खानों से निकलती है कौन सी गैस? मीथेन गैस। ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन है कौन सा? प्राकृतिक गैस। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है क्या? प्रणोदक। रॉकेट में ईंधन जो आपका नोदक है, इसके रूप में प्रयुक्त क्या होता है? द्रव हाइड्रोजन और द्रव नाइट्रोजन। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है किसका? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। भाप अंगार गैस या जल गैस मिश्रण होता है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का बता दीजिएगा, ठीक है। भाप अंगार गैस या जल गैस पूछेगा ना किसका मिश्रण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का बताइएगा। गोबर गैस संयंत्र से निकलती है मीथेन गैस। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था CB देसाई ने। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन गैस। बायोगैस संयंत्र में होती है किण्वन प्रक्रिया। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक जो गैस है वो क्या कहलाता है? LPG कहलाता है। LPG मिश्रण होता है किसका? यह होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। LPG का प्रमुख घटक क्या होता है? यहाँ पे आपको ब्यूटेन टिक करना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने स्क्रीन छोड़ा जा रहा है, थोड़ा सा 15-20-30 सेकंड के लिए वेट करिए, थोड़ा सा गला सूख रहा है, पानी पी लिया जाए, तब तक आप इसे देख लीजिए एक नज़र अच्छे से। चलिए देखिए, सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है क्या? जवाब हो जाएगा ब्यूटेन गैस। LPG से होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए उसमें गंध हेतु क्या मिलाया जाता है? सल्फर के यौगिक, जिसे आप मिथाइल मरकॉप्टेन भी कहते हो, ठीक है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सर्वोत्तम जो उत्तम कोयला है वह क्या होता है? वह होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। सर्वोत्तम क्या होता है? आपको यहाँ पे एंथ्रासाइट बताना है। सबसे निम्न कोटि का कोयला अगर पूछेगा तो आपको बताना होगा पीट होता है। मुलायम कोयला होता है कौन सा? बिटुमिनस। भूरा कोयला कहलाता है कौन सा? लिग्नाइट। उष्मीयमान सर्वाधिक कहाँ होता है? किसका होता है? हाइड्रोजन का। एक ईंधन का उष्मीयमान व्यक्त किया जाता है किलो जूल प्रति किलोग्राम में, ठीक है। प्राकृतिक रबर और रेशे को आप देखते हैं, समझते हैं। देखिए, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है किसका? तो वह होता है आइसोप्रीन का, ठीक है। प्राकृतिक रबर बहुलक किसका होता है? आइसोप्रीन का होता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन। रबर को सल्फर से गर्म कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं वल्कनीकरण। ध्यान दें,
रबर को सल्फर से गर्म कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। रबर आसानी से घुल जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में रबर आसानी से घुल जाता है। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? विनाइल क्लोराइड का सही जवाब हो जाएगा। नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर वैलेस एच केरार्थस ने किया था। कब किया था? 1935 में किया था। नायलॉन का आविष्कार किसने? डॉक्टर वैलेस एच केरार्थस ने 1935 में किया था। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा का नाम बताइएगा। नायलॉन। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। रेयॉन का निर्माण होता है कहाँ से? सेलुलोज से होता है। प्राकृतिक रबर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक होता है कौन सा? सेलुलोज। सेलुलोज होता है क्या? प्राकृतिक बहुलक। कागज बनता है शुद्ध सेलुलोज से बनता है। कांच एवं उसके उपयोग को देखते हैं। कांच या शीशा होता है क्या? अतिशीतित द्रव होता है। कांच के निर्माण में प्रयुक्त होता है क्या? बालू, सोडा और चूना पत्थर। कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब, इसमें प्रयोग होता है कैसा वाला कांच? तो फ्लिंट कांच बताइएगा। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में उपयोग होता है क्या किसका? तो पायरेक्स कांच का। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में प्रयोग होता है किसका? पायरेक्स कांच का। धूप चश्मों को लेंस बनाने में प्रयोग होता है कौन सा? वह होता है क्रूक्स कांच। अब आ जाते हैं पेज नंबर 30 की ओर, जो कि आपका पेज नंबर लास्ट है किसका? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का यह लास्ट पेज है। चश्मों का लेंस बनाने में प्रयोग होता है क्राउन कांच का। ठीक है, किसका होता है? क्राउन कांच का बताइएगा। मानव निर्मित पदार्थ देखते हैं। मानव निर्मित पदार्थ, अब जो इसका क्लास आएगा नेक्स्ट वाला ना, जो आपका एसपीडी का साइंस का रहने वाला है, वह 1 घंटे के आसपास का आएगा। ठीक है, 1 आवर का क्लास अब आएगा। अभी आपने मास्टर वीडियो के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को देख ही लिया। अब 1 घंटे का क्लास रहेगा। 1 घंटे से 2-4 मिनट कम, 2-4 मिनट ज़्यादा। प्ले लिस्ट आकर आप चेक कर लीजिएगा। सीमेंट होता है कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट का मिश्रण। सीमेंट की खोज जोसेफ स्पडीन ने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज जोसेफ स्पडीन ने 1824 में किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? चूना, सिलिका और एल्यूमिना होता है। साबुन होता है उच्च वसीय अम्लीय लवण। साबुन बनाने की प्रक्रिया है क्या है? सैपोनिफिकेशन होता है साबुन बनाने की प्रक्रिया। साबुन बनाने में किसका प्रयोग होता है? वनस्पति तेल, वसा या फिर आप कहिए कास्टिक सोडा का। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ था यूरिया। इसके बारे में कहा गया था कि ये बन ही नहीं सकता है प्रयोगशाला में, लेकिन बनाया गया था। किसने किया था? तो ये वोहलर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। यूरिया अधिकतम पाया जाता है किसमें? मूत्र में। मूत्र जो दुर्गंध देता है वो इसी यूरिया की वजह से। अब आते हैं रासायनिक नाम एवं सूत्र। चूना पत्थर जिसे आप लाइम स्टोन कहते हो, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है। दंत मंजन पेस्ट का जो पाउडर है उसको बनाने में उपयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। दंत मंजन पेस्ट का पाउडर बनाने के लिए उपयोग कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक नाम है CaCO3 जिसे कहते हैं। बिना बुझा चूना या काली चूना, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर बिना बुझा हुआ चूना था, यहाँ पर बुझा हुआ चूना, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होता है। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से
रासायनिक दृष्टि से चूना का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है पीने के जल के शुद्धिकरण में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे आप CaSO4 कहते हो, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है किससे? जिप्सम से। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट CuSO4 सही जवाब है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सही जवाब है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होगा। कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण और DDT का। DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT का पूरा नाम में आपसे पूछ लिया जाएगा ना कि बीच में जो D है इसका मतलब क्या है, या फिर जो लास्ट में T है इसका मतलब। तीनों को वर्ड को याद रखिएगा कैसे कैसे क्या है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन सही जवाब हो जाएगा। चिली सोडा रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट का NaNO3 का। चिली सोडा रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट का। गमैक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड बताइएगा। नीलम यानी कि रूबी, इसका रासायनिक सूत्र है Al2O3। नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र Al2O3 हो जाएगा। मानिक और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड सही जवाब होगा। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बामाइड हो जाएगा। कार्बामाइड का सूत्र होता है NH2CONH2 ठीक है, कार्बामाइड का रासायनिक सूत्र होता है यह। अगर आपसे पूछे ग्लूकोज का सूत्र होता है तो C6H12O6 सही जवाब है। रासायनिक विस्फोटक को देखिए। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला विस्फोटक है ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन TNT कहते हैं। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला विस्फोटक ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन होता है TNT। TNT का पूरा नाम है ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। डायनामाइट का आविष्कार किया था किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था 1867 में। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन या फिर कहिए सोडियम नाइट्रेट। नोबेल का तेल कहलाता है नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। बारूद की खोज पूछे किसने किया था? रोजर बैंकन ने किया था। किसका खोज? बारूद का प्रमुख अवयव पोटेशियम आपको नाइट्रेट बताना होगा। RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव सही जवाब हो जाएगा RDX का पूरा नाम। आते हैं हम लास्ट कॉलम पे, पेज नंबर है 30। RDX का अन्य नाम है, क्या नाम है? साइक्लोनाइट कहते हैं। RDX को साइक्लोनाइट भी कहते हैं। RDX की खोज हैंस हेनिंग ने 1899 में किया था। RDX की खोज। RDX का सूत्र आपसे पूछा जाए C3H6N6O6 बताइएगा। RDX का सूत्र होता है C3H6N6O6। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या है देख लेते हैं। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन
ठीक है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है। पटाखों में हरा रंग होता है बैरियम की वजह से। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग जो होता है वह ट्रांसिशियम की उपस्थिति के कारण होता है। वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट होता है वाटर ग्लास। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजन है बोन ब्लैक। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल तार। पोटेशियम की खोज किया था हम्फ्री डेवी ने किया था। लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है जिंक क्लोराइड का। लकड़ी को कीड़ा से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जिंक ऑक्साइड कहलाता है जस्ते का फूल। ऑडियो और वीडियो टेप पर लेप रहता है आयरन ऑक्साइड का। ऑडियो और वीडियो टेप पर लेप रहता है आयरन ऑक्साइड का। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है फेरिक क्लोराइड का। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉपर सल्फेट का। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है कॉपर सल्फेट का। बेकेलाइट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है फिनॉल का। ठीक है। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। प्रशीतन मदद करता है खाद्य पदार्थ में जैविक अभिक्रियाओं की दर कम करने में। ठीक है। प्रशीतन मदद करता है खाद्य पदार्थों में जैविक अभिक्रियाओं की दर कम करने में। घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त होता है फ्रेऑन। घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त होता है फ्रेऑन। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व होता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। वुड स्पिरिट कहलाता है मैथिल अल्कोहल। वुड स्पिरिट क्या होता है? मैथिल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। विद्युत के कारण लगी आग को बुझाया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि Cl4 से बुझाया जाता है। विद्युत यानी कि बिजली की वजह से अगर आग लगती है ना तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से इसे बुझाते हैं। एस्पिरिन साधारण नाम है किसका? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का होता है। एस्पिरिन साधारण नाम है किसका? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का होता है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना क्लास होता है ख़त्म। केमिस्ट्री जो था आपका उसने आपने अच्छे से देख लिया। आशा करता हूँ कि फिजिक्स बायो प्लस केमिस्ट्री को आपने देखा और आपको ज़रूर क्लास पसंद आया होगा। और भी क्लास इसका देखना हो स्पीडी वाला प्लेलिस्ट आकर के आप चेक कर लीजिएगा। 25 सवाल में 25 सवाल आपका यहीं से आएगा। बस इस बुक को आप अच्छे से देख लीजिए, हर एक प्रश्न को अच्छे से पकड़ बना लीजिए। प्रश्न पर ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा खासा बुक में मटेरियल दिया गया है। एक बार में देखने से काम शायद नहीं चलेगा, रिपीट करके देखिए। बार बार कहीं इधर उधर जाएंगे, दौड़ेंगे, भटकेंगे, उससे अच्छा है एक बार एक जगह किया हुआ क्लास आपको दिया जा रहा है, इसे आप ज़रूर देख लेंगे। ठीक है। टेस्ट सीरीज बेस का है वह भी आप इसे लगा लेंगे। मेहनत तो ज़बरदस्त वाला आपके लिए किया गया। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो आप लाइक के लिए किए बिना नहीं जाइएगा, है ना। यह आपका काम बनता है अब कि आप लाइक कर ही दें। ठीक है। कुछ कहना हो आप कमेंट करके बताइए। जो भी लोग कमेंट करते हैं सारे कमेंट को ध्यान से देखा जाता है। जिसके बारे में भी लगता है हाँ कुछ अच्छा बात बताया जा रहा है उसका रिस्पॉन्स भी किया जाता है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। क्लास के बारे में अगर कुछ और राय देना हो किस तरह से क्लास लाएं नहीं लाएं तो आप वह भी कमेंट करिए। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के लिए, साथ ही साथ अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह आप आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो भी क्लास यहाँ पर आए बस उसे आप देखते चलिएगा। जैसा कि आपको कहा गया है बस आप क्लास देखते चलेंगे, इतना अच्छा और ज़बरदस्त क्लास आपको यहाँ पर मिलेगा, कंटिन्यू मिलता रहेगा। एक बार भी आप क्लास को अगर ध्यान से देखेंगे ना, साइंस वाले को छोड़ करके कहा जा रहा है साइंस काफ़ी ज़बरदस्त लेवल रहता है, इसीलिए साइंस को आप इस वाले क्लास को रिपीट करके देख ही लें। नॉर्मली प्रैक्टिस सेट वगैरह हो गया और भी जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, इतना ज़्यादा क्लास आपको दिया जाएगा। आप बस एक बार क्लास को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे,
सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, क्लास इतना ज़्यादा और इतना अच्छे तरीके से दिया ही जाएगा आपको। तो थंबनेल आपको फ्रेंड्स शो कर ही रहा है। अगर आपको इन दोनों में से कोई क्लास देखना हो, बिल्कुल क्लास को आप देख लीजिए। बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक दिया जा चुका है, दरोगा का क्वेश्चन बैंक आपको दिख रहा है, तो आप दोनों को देख लीजिएगा तैयारी अगर कर रहे हैं तो।